सभी साथियों को मेरा नमस्कार। लंबे समय से हो रहा था जिसका इंतजार, अब वो घड़ी आ गई है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। एक लंबे समय के बाद, देश को बहुत नुकसान पहुंचने के बाद, बहुत खून खराबे के बाद, अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, जब उम्मीद लगाई जाएगी कि बांग्लादेश में अब शांति स्थापित होगी, स्थिरता आएगी, मारकाट बंद होगी और बांग्लादेश पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जिएगा। अगर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 35 ईयर, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, कहेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। 2024 तक तो शेख हसीना ही थी वहाँ की प्रधानमंत्री। तो देखिए, हम आपको एक डेट वाइज दिखाते हैं। आप अगर पहले के प्रधानमंत्री को छोड़ दें और अगर आप यहाँ से 1991 और 1996 से देखें, तो खालिदा जिया बनी, फिर शेख हसीना बनी, फिर खालिदा जिया बनी, फिर शेख हसीना बनी। सबसे ज्यादा जो शासन किया है वो शेख हसीना ने किया है 2009 से 2024 तक। शेख हसीना जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि जिन्होंने बांग्लादेश की नींव रखी आजादी के बाद। शेख मुजीबुर रहमान इंडिया की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, क्योंकि भारत ने मदद की थी बांग्लादेश को आजाद होने में, और भारत बांग्लादेश की तरफ ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा। सेम शेख हसीना जी के साथ भी था। ये भारत की पक्षधर थी और भारत ने हमेशा शेख हसीना का बांग्लादेश में साथ दिया। अभी वर्तमान में 8 अगस्त 2024 से मोहम्मद यूनुस एक अंतरिम सरकार चला रहे हैं। वो क्या चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, लेकिन ये है कि उनके देश में दंगे हुए। स्थिति क्या बनी और क्यों बनी, क्योंकि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप देखते हैं तो जुलाई और अगस्त में बांग्लादेश के अंदर वहां के छात्रों ने आंदोलन किया और प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। 5 अगस्त को शेख हसीना के पीएम आवास पर हमला हुआ और वो अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां से रवाना हो गई और भारत आ गई। उनके भारत आने के बाद में बांग्लादेश में काफी भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। माइनॉरिटी के साथ में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। माइनॉरिटी में वहां पर हिंदू ही हैं, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। जैसे पहले बांग्लादेश चला करता वैसे ही चलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर ये है कि शेख हसीना जी के जो एक सबसे पुरानी पार्टी है, आवामी लीग पार्टी, रहमान शेख हसीना के पिताजी ने बनाई थी, अब वो इस चुनाव में नहीं लड़ सकते। जो रिपोर्ट कहती है आवामी लीग मौजूदा फरवरी में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाग नहीं ले सकती, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। और जो उनके पुराने राजनेता थे वो लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तो कुल मिला के हो सकता है कि बांग्लादेश में आवामी लीग सबसे पुरानी पार्टी एक सिर्फ नाम बनकर रह जाए। वो कभी वापस आएगी या नहीं आएगी ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अभी करंट में जो बांग्लादेश में दावेदारी रखती है दो पार्टी, उसमें एक है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो सबसे बड़ी दावेदारी रखी जा रही है, जिसकी खालिदा जिया जी की पार्टी है। हालांकि खालिदा जिया जी का स्वर्गवास हो चुका है, भगवान उनकी आत्मा को शांति। यह पार्टी राष्ट्रवाद और आर्थिक सुधारों की बात करती है। सर्वे के मुताबिक बीएनपी को सबसे ज्यादा वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अभी क्या है कि उनकी खालिदा जिया जी की मृत्यु के बाद में उनके बेटे तारिक रहमान जो है इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरी पार्टी है जमात इस्लामी पार्टी। यह पार्टी इस्लामिक राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा कर रही है। कई सर्वे में इसे बीएनपी के बाद में दूसरी सबसे मजबूत पार्टी माना गया। देखिए क्या है कि बीएनपी पार्टी और जमात इस्लामी पार्टी दोनों ही भारत के पक्षधर नहीं है। राजनीतिक तौर पर जैसे भी इनकी आप मीटिंग होती है, लेकिन जो मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, आवामी लीग पार्टी, वो हमेशा भारत की पक्षधर रही थी, भारत के साथ रही थी। लेकिन बीएनपी पार्टी और जमात इस्लामी पार्टी के साथ में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। जमात इस्लामी पार्टी ये वो पार्टी है जो कि बैन थी, इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी शेख हसीना के टाइम पर, क्योंकि ये कट्टरपंथी विचारधारा से और पाकिस्तान के समर्थक या समर्थन से चलने वाली पार्टी थी। तो अब जैसे आज आवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया गया, इसी तरीके से शेख हसीना के टाइम पर ये जमात इस्लामी पार्टी बैन थी। पहले सबसे बड़ी जो पार्टी थी शेख हसीना जी की थी, फिर बीएनपी थी, ये दो थी। बाकी सब छोटी मोटी पार्टी हुआ करती थी जो कि गठबंधन में चला करती थी। लेकिन आज के समय में बीएनपी पार्टी और जमात इस्लामी पार्टी, जो कि वापिस जिसने बैन किया था वही उस देश में नहीं है, तो उनका बैन खत्म हो चुका है और ये बांग्लादेश के इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीएनपी पार्टी के पास में 10 अन्य पार्टियों का गठबंधन है
और जमात इस्लामी पार्टी के पास में आपका 11 पार्टियों का गठबंधन है। अच्छा, मैंने इसमें एक पार्टी का नाम नहीं लिया है, वो पार्टी जिसने बांग्लादेश के अंदर शुरुआत इस आंदोलन की छात्रों की पार्टी, जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब भी बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे सबसे बड़ी पार्टी छात्रों की पार्टी होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और उल्टा ही हो गया है। छात्रों की पार्टी एनसीपी पार्टी है जो कि जमात इस्लाम के साथ इलेक्शन लड़ रही है। जमात इस्लाम पार्टी ने सिर्फ 30 सीटों पर ही उन छात्रों की पार्टी को मंजूरी दी। टोटल सीटें 300 है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन 50 औरतों के लिए रिजर्व की गई है। बाकी 300 पार्टियों में सिर्फ 30 पार्टियों पर छात्रों की पार्टी जो है इलेक्शन लड़ सकती है। इस तरीके से कह लीजिए कि मेहनत की किसी और ने और फायदा ले गया कोई और, ऐसा भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तारिक रहमान है, खालिदा जिया के बेटे, जो कि बांग्लादेश में बहुत लंबे समय के बाद में वापस आए हैं। खालिदा जिया जी के शायद मृत्यु के 4-5 दिन पहले ये वापस बांग्लादेश आए थे, क्योंकि शेख हसीना जी ने इनके ऊपर बहुत सारे केस थोप रखे थे। ये बांग्लादेश से बाहर रहते थे, लेकिन जब शेख हसीना ही अब बांग्लादेश में नहीं रही तो जाहिर सी बात है इन्हें वापस आना था। और साथ में इनकी माता जी खालिदा जिया जी की तबीयत खराब थी, जिनकी वजह से ये वापस आए और बांग्लादेश में एक उम्मीद बनी, एक चाह। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, इतना केओस चल रहा था, मारकाट मच रही थी, उसमें तारिक रहमान को एक बहुत बड़ा चेहरा मान सकते हैं और इन्हें वो मौका मिला। तो अभी करंट की सिचुएशन में तारिक रहमान अपनी बीएनपी पार्टी को लीड कर रहे हैं। उनके साथ में हैं आपके शफीकुर रहमान, जो लीडर हैं जमात इस्लाम पार्टी के, जिसे हमने बताया अभी कि पाकिस्तान के समर्थन में रहती है, कट्टरपंथी की पार्टी है। अब अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं, इलेक्शन के बाद में कौन जीतेगा कौन हारेगा, बांग्लादेश में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम बांग्लादेश का फिलहाल जो इंटरेस्ट पाकिस्तान और अमेरिका जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसकी स्थिति से देखते हैं कि बांग्लादेश के चुनाव में उनको क्या फायदा और नुकसान हो सकते हैं। अगर राजनीतिक स्थिति से देखें तो बंगाल की खाड़ी में प्रभाव बढ़ाना अमेरिका चाहता है, इंडो पैसिफिक रणनीति मजबूत करना चाहता है। अभी करंट में क्या है कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक में प्रभाव बहुत कम है। पैसिफिक ओशन में और दूसरे ओशन में अमेरिका और चाइना का पूरा प्रभाव है। वो उनमें अपने आप को, चाइना और अमेरिका को आप वहाँ का शेर कह सकते हैं, वहाँ पर राज करते हैं, लेकिन इंडियन ओशियन में अभी उनकी पकड़ मजबूत नहीं है। अमेरिका को देखते हैं क्या क्या फायदे हो सकते हैं बांग्लादेश चुनाव से। बांग्लादेश को चीन के करीब जाने से रोक सकता है। आतंकवादी विरोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और सैन्य साझेदारी उसको मिल सकती है। व्यापार, निवेश और अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार मिलेगा। लोकतांत्रिक और पश्चिम समर्थक सरकार देखना। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना। अब यही हम पाकिस्तान के हित की बात देखते हैं। दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को संतुलित करना। चीन के साथ अपने गठबंधन के कारण संतुलित कूटनीति रखना। रक्षा और खुफिया सहयोग बढ़ाने की संभावना। व्यापार समझौते और निर्यात के नए अवसर। भारत से दूरी रखने वाली यह संतुलित सरकार की उम्मीद। इस्लामिक देशों के साथ संयुक्त राजनीतिक प्रभाव। अभी क्या है कि अगर मैं अमेरिका के बारे में आपको बात करता हूं तो अमेरिका के साथ में बांग्लादेश का जो भी बिजनेस होता है, जो भी बांग्लादेश अमेरिका से कमाता है, वो उसका अमेरिका पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बिजनेस हो या ना हो, उससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर जो दो चीजें हैं, जिसमें एक है कि बंगाल की खाड़ी में प्रभाव बढ़ाना और बांग्लादेश को चीन के करीब जाने से रोकना। यहाँ पर हम एक मैप के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप मैप के जरिए देखेंगे तो अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से एक चीज चाहिए और वो है सेंट मार्टिन द्वीप। ये सेंट मार्टिन द्वीप क्यों चाहिए इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, इससे क्या फायदे होंगे अमेरिका। लेकिन बांग्लादेश में होने वाले इतने केओस के पीछे सबसे बड़ा कारण ये सेंट मार्टिन द्वीप है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार इस आइलैंड के चक्कर में गिरी। अमेरिका ने शेख हसीना से सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा, लेकिन शेख हसीना भारत के प्रभाव में रहती थी, तो उन्होंने अमेरिका को ये आइलैंड देने से मना कर दिया। और उसके बाद सब जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ। शेख हसीना को भारत आना पड़ा, उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, और हो सकता है भविष्य में कभी उनकी पार्टी एक इतिहास न बन के रह जाए। तो ये शेख हसीना जी के बांग्लादेश में जो हुआ, ये सब इस आइलैंड के चक्कर में हुआ, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम पाकिस्तान और
अमेरिका में डिफरेंस करें तो दोनों को क्या क्या फायदा हो सकता है। अमेरिका को एक रणनीतिक समुद्री क्षेत्र मिल जाएगा, चीन को वो आराम से संतुलित कर पाएगा, लोकतंत्र और सुरक्षा सहयोग। पाकिस्तान का फोकस है भारत के प्रभाव को कम करना, कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते सुधारना। जो शेख हसीना जी के टाइम पे पाकिस्तान के साथ नहीं होता था, वो अब सारा व्यापार होने लगा है। अब एरोप्लेन भी बांग्लादेश आते जाते हैं, तो ये सब पहले बनता शेख हसीना जी के टाइम पे। बताया जा रहा है कि अमेरिका से बांग्लादेश को अभी कुछ जीएम कॉप्स, मक्का जो है बांग्लादेश में आई है। बांग्लादेश जब तक शेख हसीना थी तो बांग्लादेश में अमेरिका की कोई भी फसल नहीं आती थी। शेख हसीना जी ने कभी भी मक्का को उतरने नहीं दिया। बांग्लादेश अपना खुद बहुत कृषि करता है, और उसके बाद जब मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो चीज आप खुद उगा सकते हैं, जिसका आपके पास भंडार है, वही आपको बाहर से खरीदना पड़े, तो स्थिति बहुत चिंताजनक हो जाती है। ऐसा मान लीजिए कि मेरे घर, मैं अपने घर का कपड़ा पहन रहा हूँ, और लेकिन अगर मुझे स्थिति बाहर से मांगने की पड़ जाए तो एक शर्मनाक बात है कि जो चीज बांग्लादेश खुद उगा सकता है, जिसका बहुत बड़ा वो कृषि करता है, वही उसको बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। मंगवाना पड़ रहा है या जबरदस्ती भेजा जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि बताया जा रहा है कि अमेरिका से बांग्लादेश को जो मक्का निर्यात हुआ है 8 साल बाद, वहाँ की पशु चारा मांग और व्यापारिक समझौते के कारण यह आपूर्ति फिर से शुरू की गई है कि बांग्लादेश में पशुओं को खाना नहीं मिल रहा है। अपने आप में एक सोचने वाली बात है। हालांकि इस मुद्दे पर कुछ जगहों पर जीएम फसलों को लेकर बहस भी तेज हो गई, क्योंकि अमेरिका का अधिकांश मक्का जेनेटिकल मॉडिफाइड यानी जीएम होता है। अगर हम देखते हैं कि बांग्लादेश, एक कंपेयर करके देखते हैं बांग्लादेश क्या सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, तो मेजर एक्सपोर्ट में बांग्लादेश सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट को एक्सपोर्ट करता है $8.5 बिलियन, फिर जर्मनी को, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर स्पेन, फिर पोलैंड को। और जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है बांग्लादेश, वो चाइना से करता है, और चाइना के बाद इंडिया से, फिर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया। बांग्लादेश जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो रेडीमेड गारमेंट्स है। क्या होता है कि बांग्लादेश भारत से कच्चा माल मंगवा कर अपने देश में उसको प्रॉपर तैयार करता है, फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट करता है। हालांकि अब इंडिया ने ईयू के साथ में ट्रेड डील कर ली है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस पे असर पड़े। बांग्लादेश को कितना फायदा या नुकसान होगा तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हाल ही के समय में एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, बांग्लादेश के बारे में। ये फिलहाल की जो अंतरिम सरकार है हमारे बांग्लादेश में, बांग्लादेश में एक सीक्रेट डील की गई है चुनाव से कुछ दिन पहले। इस डील का नाम सीक्रेट डील रखा गया है। ये किस तरीके की डील होगी भाई? जो बांग्लादेश पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो कम करवाया गया है, उसके एवज में बांग्लादेश अमेरिका को क्या देगा? ये तो जग जाहिर है कि बांग्लादेश जो है अपना अमेरिका के एक पिछलग्गू की तरह ही काम कर रहा है फिलहाल। जो सीक्रेट वर्ड है इस डील के अंदर बहुत बड़ा मायने रखता है, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं इस डील में क्या निकल के आता है। इस डील से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, या बांग्लादेश जो एक उम्मीद लगा के बैठा है शेख हसीना जी के बाद में, इतने केओस के बाद में, कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश को सर पकड़ कर रोना पड़े इस सीक्रेट डील की वजह से। चलिए अब हम यहाँ थोड़ा सा एक बार पब्लिक ओपिनियन जान लेते हैं, क्या मायने रखते हैं भारत के लिए इस बांग्लादेश के इलेक्शन से। क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो गतिविधियां देखी गई हैं वो सब भारत विरोधी थी, और शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश हमारा एक अच्छा मित्र देश था। लेकिन शेख हसीना जी के बाद में सब कुछ बदल गया है, तो अब नई सरकार जो बनेगी उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग पब्लिक ओपिनियन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कई सालों से काफी मजबूत हुए हैं। व्यापार, सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। लेकिन अब बांग्लादेश में चुनावी माहौल बदलते ही भारत में एक नई चिंता सामने आई है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों और आम लोगों का मानना है कि अगर नई सरकार का रुख भारत के प्रति बदलता है तो इसका असर सीमा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ सकता है। अब चिंताओं में किन चिंताओं को माना गया है ये देख लीजिए। सीमा पर अवैध घुसपैठ का खतरा, तो बांग्लादेश और भारत बॉर्डर शेयर करते हैं। एंटी इंडिया राजनीति का उभार, जो कि अभी आपने देखा है भारत विरोधी प्रदर्शन हुए बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में चीन या पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव, वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जैसे भी माइनॉरिटी को मारा गया है। 90% जो है बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, सिर्फ 10% जो है अल्पसंख्यक हैं।
कई लोगों का मानना है कि अगर सरकार बदलती है तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नई चुनौतियां आ सकती है। यहाँ पर एक संतुलित राय भी है लोगों की। कहा जाता है हर राय को नकारात्मक नहीं लिया जा सकता, वो सिर्फ एक राय है, सत्य नहीं है। सत्य समय के साथ ही दिखता है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकार चाहे जो भी आए, दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते इतने मजबूत हैं, उनमें बड़ा बदलाव नहीं होगा। ये जो लाइन है इस पे मैं थोड़ा सा डाउट करता हूँ कि ये शेख हसीना जी के समय तक ही मान्य थी। अब ऐसा होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। कुछ लोग इसे एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव के बाद हालत स्थिर हो जाएंगे। भारत का आधिकारिक जो रुख है तो यही है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव चाहती है। भारत की प्राथमिकता है कि दोनों देशों के बीच स्थिरता और सहयोग बने। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इलेक्शन के बाद जो भारत के रिश्ते थे शेख हसीना जी की सरकार के वक्त पर, क्या वैसे रिश्ते वापिस आएंगे? जो एक बांग्लादेश के साथ भारत का प्यार था, क्या वो बना रहेगा या सिर्फ अब एक राजनीतिक रिश्ते ही बचेंगे? क्योंकि कितना ही कह लीजिए, भारत अपना बॉर्डर जो है साझा करता है, वो एक पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के नाते एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भविष्य क्या कहता है वो भविष्य बताएगा। उम्मीद हम अच्छे की करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में